हेलो फ्रेंड्स, बुक बाइट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जब चीज़ें आपके रास्ते में नहीं जाती हैं। हेमिन सुनिम की एक ऐसी किताब जो आपको लाइफ के टफेस्ट मोमेंट्स में भी पीस और विजडम ढूंढना सिखाती है। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगने लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, जैसे दुनिया की हर चीज़ हमारे रास्ते में एक ब्लॉकेज बन गई हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत हमने की, जितना ऑनेस्टली हमने ट्राई किया, फिर भी रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट आया। और उस वक्त दिल में एक ही सवाल उठता है, मुझे क्यों? लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमें खुद से एक दूसरा सवाल पूछना चाहिए, वॉट इज लाइफ ट्राइंग टू टीच मी? क्योंकि जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, तब भी वो किसी पर्पस से हो रही होती हैं। शायद हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में पुश करने के लिए। जैसे रिया की कहानी, एक पैशनेट आर्टिस्ट जिसने अपनी एग्जीबिशन के लिए दिन रात एक कर दिए। उसने हर कैनवास में अपना सोल डाल दिया, लेकिन जब एग्जीबिशन का दिन आया तो सिर्फ 5 लोग आए। उसका दिल टूट गया, वो रोई, खुद पर डाउट किया, क्या मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ? पर उस अकेलेपन में ही उसने अपने आर्ट से कनेक्शन को दोबारा महसूस किया। वो याद किया जब वो आर्ट सिर्फ खुद के लिए बनाती थी, बिना किसी अप्रिसिएशन की उम्मीद के, और वही मोमेंट बना उसकी ग्रोथ का सीड, जहाँ से उसकी जर्नी और डीप हुई। क्योंकि जब हम अंदर से टूटते हैं, तभी कोई चीज़ अंदर से बदलती है। कभी आपने गौर किया है, जब भी हम किसी टफ सिचुएशन में होते हैं तो हमारा माइंड बार बार उस पेन को रिपीट करता है। एक ब्रेकअप, एक रिजेक्शन, एक फेलियर। बार बार हम उस मोमेंट को याद करते हैं, जैसे कोई पुराना सॉन्ग बार बार रिप्ले हो रहा हो, और ये साइकिल हमें मानसिक रूप से शुष्क कर देती है। लेकिन अगर हम उस थॉट को थोड़ी सी स्पेस दें, उसे ऑब्जर्व करें, ना कि उसमें डूब जाए, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। यही माइंडफुलनेस है, एक पॉज लेना बीच में रिएक्शन और अवेयरनेस। एक छोटी सी स्टोरी है, एक लड़का जिसे अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिली। वो बहुत दुखी था, लेकिन उस फेलियर ने उसे एक पॉज दिया, सोचने का, ब्रीदिंग स्पेस का। और उसी वक्त उसने खुद से पूछा, क्या मैं वो जॉब सिर्फ प्रेस्टीज के लिए चाहता था, या सच में मुझे वो करना था? और उसे समझ आया, उसका रियल पैशन तो ट्रैवल फिल्म मेकिंग में है। उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज वो हज़ारों लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो हो सकता है जब कुछ चीज़ें ना हो, वो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। हमारी सोसाइटी में एक इनविजिबल प्रेशर होता है, हमेशा परफेक्ट दिखने का, हमेशा स्ट्रांग बने रहने का, कभी हार ना मानने का। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब कभी ना कभी टूटते हैं, बिखरते हैं, और यही इंसान होने का हिस्सा है। जब आप खुद को अलाउ करते हैं कमज़ोर महसूस करने के लिए, तब आप अपने अंदर की कंपैशन को जगाते हैं, और वो कंपैशन आपको दूसरों से कनेक्ट करती है। इमेजिन कीजिए एक लड़की जो अपनी लाइफ में लगातार फेलियर्स फेस कर रही है। उसका रिलेशनशिप टूटा, जॉब चली गई, और फैमिली भी उसे ब्लेम करने लगी। पर उसने एक चीज़ नहीं छोड़ी, अपने अंदर झांकने की प्रैक्टिस। हर रात वो अपनी फीलिंग्स को जर्नल में लिखती, मेडिटेट करती, और खुद से एक प्रॉमिस करती, मैं अभी नहीं रुकी हूँ, मैं खुद को फिर से रिबिल्ड करूँगी। यही सेल्फ कंपासन है, और यही स्ट्रेंथ की असली पहचान है। खुद को तब भी एक्सेप्ट करना जब दुनिया आपको रिजेक्ट कर रही हो। पेनफुल सिचुएशंस हमें एक गहराई देती हैं, और उस गहराई में हम अपनी असली आइडेंटिटी को महसूस करते हैं। सोचिए, जब कोई ट्री स्टॉर्म से गुजरता है तो उसकी रूट्स और डीप हो जाती हैं। वैसे ही टफ टाइम्स में हमारा कैरेक्टर ग्रो करता है। कभी कभी हम जिस चीज़ को लाइफ का एंड समझते हैं, वो एक्चुअली एक नई शुरुआत होती है। जैसे एक बंद दरवाज़ा जो आपको उस रास्ते पर धकेलता है जो आपके लिए बना ही था। इसलिए जब अगली बार कुछ ऐसा हो जो आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच ना करे, तो घबराइए मत। एक पॉज लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, और खुद से कहिए, शायद यूनिवर्स मुझे वहाँ ले जा रहा है जहाँ मुझे सच में होना चाहिए। जब कंट्रोल हाथ में ना हो, हम सबको अपनी लाइफ कंट्रोल में रखने की आदत होती है। प्लान्स बनाना, आउटकम्स प्रिडिक्ट करना, हर चीज़ को अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से मैनेज करना। लेकिन ज़िंदगी एक फॉर्मूला नहीं है, ये कभी कभी बिना बताए रूट चेंज कर देती है। और जब ऐसा होता है
तब हमें सबसे ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि हमारा कंट्रोल चला जाता है। लेकिन सच्चा पीस तब आता है जब हम कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, जब हम उस फ्लो के साथ बहना सीखते हैं जो लाइफ हमें नेचुरली दिखा रही होती है। इमेजिन कीजिए एक लड़का अर्जुन, जिसने एमबीए के बाद एक मल्टीनेशनल जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। उसने हर राउंड क्रैक किया, फाइनल एचआर कॉल भी आ गई और उसे लगा अब सब सॉर्टेड है। लेकिन फाइनल ऑफर ईमेल कभी नहीं आया। 2 हफ्तों तक वो इंतज़ार करता रहा, बार बार मेल बॉक्स रिफ्रेश करता, एचआर को ईमेल भेजता, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। और एक दिन उसे पता चला कंपनी ने हायरिंग फ्रीज लगा दी है। उस दिन अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी ज़मीन खींच ली हो। अब क्या? यही सवाल उसे परेशान कर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद उस पॉज में अर्जुन ने एक छोटी सी फ्रीलांसिंग ऑप्शन एक्सेप्ट की। शुरुआत में वो उसे बहुत छोटा काम लग रहा था, लेकिन उसी काम के थ्रू उसे मार्केटिंग में एक नया पैशन महसूस हुआ। आज अर्जुन खुद की डिजिटल एजेंसी चला रहा है, और जब कोई उससे पूछता है तुम्हें ये रास्ता कैसे मिला, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है जब मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई तब लाइफ ने मुझे मेरी कॉलिंग दिखा दी। यही तो ब्यूटी है लेटिंग गो की। जब हम एक्सपेक्टेशंस छोड़ते हैं तब हम अपॉर्चुनिटीज देख पाते हैं। जब हम अपनी ग्रिप ढीली करते हैं तब संभावनाएं खुलने लगती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम परफेक्ट होंगे तो रिजेक्शन या पेन नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि परफेक्शन की चाह ही एक बहुत बड़ी एंग्जाइटी बन जाती है। हर चीज़ को कंट्रोल में रखने की कोशिश हमें एग्जॉस्ट कर देती है। कभी आपने सोचा है क्लाउड्स को कोई कंट्रोल नहीं करता, फिर भी वो आते हैं जाते हैं और हर बार आसमान को नया मीनिंग दे जाते हैं। वैसे ही हमारी इमोशंस, हमारी सिचुएशंस, हमें बस उन्हें ऑब्जर्व करना है, पकड़ना नहीं है। एक लड़की थी नैना, जो हर चीज़ को फिक्स करना चाहती थी, अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को, अपने बॉयफ्रेंड के मूड को, अपनी जॉब की पॉलिटिक्स को। लेकिन धीरे धीरे उसने रियलाइज़ किया कि कुछ चीज़ें उसके हाथ में नहीं हैं, और जब उसने फिक्सिंग छोड़कर जस्ट एक्सेप्टिंग शुरू किया तब उसके अंदर एक शांति आ गई। वो अब भी वही चैलेंजेस फेस करती है, लेकिन अब वो उस प्रेशर में नहीं जीती, क्योंकि उसे समझ आ गया है लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स गिविंग स्पेस। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है अपने पुराने वर्जन को छोड़ना, उस आइडेंटिटी को छोड़ना जिससे हम चिपक गए हैं। जैसे मैं तो हमेशा सक्सेसफुल रहा हूं, मुझे कभी फेलियर नहीं मिला। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम उस ईगो को साइड में रखकर खुद से पूछते हैं अब मैं कौन बन रहा हूं। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए उसे पुराने पॉट से निकालना पड़ता है, वरना उसकी रूट्स सफोकेट हो जाएंगी। वैसे ही हम सबको अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर थोड़ा बिखरना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हमेशा सेफ रहेंगे तो हम कभी डीप नहीं हो पाएंगे। तो अगली बार जब लाइफ आपके प्लान के बाहर जाने लगे तो रेजिस्ट मत कीजिए, फ्लो के साथ जाइए, थोड़ा रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए और खुद से पूछिए क्या मैं सब कंट्रोल करने की कोशिश में खुद को ब्लॉक तो नहीं कर रहा। शायद यही पॉज आपको उस रास्ते पर ले जाए जहां से आपकी रियल जर्नी शुरू होती है। और याद रखिए, लेटिंग गो डजंट मीन यूर वीक, इट मीन्स यूर वाइज इनफ टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जब दिल भारी हो, कभी कभी ना कोई खास रीजन भी नहीं होता, फिर भी दिल भारी सा लगता है, जैसे सुबह उठकर एक अजीब सी उदासी महसूस होती है, या शाम होते होते एक खालीपन सा अंदर भर जाता है। ऐसे मोमेंट्स में हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं, क्या मैं बहुत कमज़ोर हूँ, क्या मुझ में कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि इमोशंस का आना जाना उतना ही नॉर्मल है जितना मौसम बदलना। सैडनेस, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, ये सब ह्यूमन होने के साइंस हैं, न कि कोई कमी। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन इमोशन से भागते हैं या उन्हें दबाते हैं, और जितना हम उन्हें अवॉइड करते हैं वो उतना ही गहराई में सेटल होते जाते हैं। इसलिए जब दिल भारी हो तो सबसे पहला स्टेप है खुद से ऑनेस्टी। एक लड़का था कबीर, बहुत ही खुशमिजाज, आउटगोइंग और हमेशा सबको हंसाने वाला। लेकिन किसी को पता नहीं था कि रात को वो अकेले कमरे में रोता था। उसे ये डर था कि अगर वो अपने अंदर की दुखी फीलिंग्स किसी को बताएगा तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। लेकिन एक दिन उसने अपने एक दोस्त के सामने ये सब शेयर किया, और दोस्त ने बस एक बात कही, तू अकेला नहीं है,
बस उस एक लाइन से कबीर को एक रिलीफ मिला और वहीं से उसकी हीलिंग शुरू हुई। कभी कभी हमें कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो हमें सुने बिना जज किए। जब हम अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, उन्हें नाम देते हैं, तो वो उतनी स्कैरी नहीं लगती। जैसे अगर आप खुद से कहें, आज मैं एंग्शियस हूँ, आज मुझे लो फील हो रहा है, तो ये एडमिशन ही आपकी अवेयरनेस का सिग्नल है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। और सबसे पावरफुल चीज़ होती है खुद के साथ कंपैशन रखना। जैसे हम अपने किसी क्लोज फ्रेंड को कंफर्ट देते हैं, वैसे ही खुद को भी एक जेंटल स्पेस देना सीखना पड़ता है। खुद को बोलना पड़ता है, इट्स ओके, आज मुश्किल दिन है लेकिन मैं इससे गुजर जाऊंगा। कई बार हम अपने पुराने दुखों को कैरी करते रहते हैं, जैसे बचपन की कोई रिजेक्शन, किसी दोस्त की बिट्रेयल या किसी रिलेशनशिप की पेनफुल एंडिंग। वो मेमोरीज बार बार वापस आती हैं और हमें अंदर से तोड़ती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हीलिंग कोई सीधी सड़क नहीं होती, ये एक स्पिरल होता है। कभी आप बेहतर फील करते हैं, फिर कभी पुराने जख्मों की यादें लौट आती हैं। लेकिन हर बार जब आप उन्हें फेस करते हैं, आप थोड़ा और स्ट्रांग हो जाते हैं और यही कंसिस्टेंसी आपकी स्ट्रेंथ बनती है। अगर कभी आपको लगे कि इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो रहे हैं, तो राइटिंग एक पावरफुल तरीका हो सकता है। बस एक नोटबुक खोलिए और लिख डालिए जो मन में आ रहा है, रॉ, मैसी, बिना ग्रामर की चिंता किए। ये प्रैक्टिस आपको अपने थॉट्स से थोड़ा दूर ले जाती है, जैसे आप ऑब्जर्वर बन जाते हो और वहीं से क्लैरिटी आने लगती है। कभी अपने दिल की बातों को पेपर पर डालना, ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त से बात कर ली हो। और अगर दिल बहुत भारी हो तो एक वॉक ले लीजिए, कुछ सोलफुल म्यूजिक सुनिए या बस खुद को थोड़ी देर अकेले बैठने दीजिए। इमोशंस को फील करना वीकनेस नहीं है, वो आपकी डेप्थ दिखाते हैं। और हर बार जब आप किसी इमोशनल वेव को सेफली क्रॉस करते हैं, आप इनर पीस के थोड़ा और करीब पहुंचते हैं। तो जब अगली बार दिल भारी लगे तो उसे दबाइए मत, सुनिए उस हैवीनेस की आवाज़ को, शायद वो कुछ कहना चाहती है। और याद रखिए, हर भावना एक आगंतुक है, स्वागत करें, सीखें और फिर गुजरने दें। जब उम्मीदें टूटती हैं, कहते हैं ना, जितनी बड़ी उम्मीद उतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। और ये बात हमें तब सबसे ज़्यादा महसूस होती है जब हमने किसी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया हो, प्यार, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी या बस थोड़ा सा समझना। लेकिन जब वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो दिल जैसे अंदर से चूर चूर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमने खुद को उस इंसान में खो दिया हो। लेकिन सच ये है कि हर हार्ट ब्रेक, हर टूटी उम्मीद हमें ये सिखाने आता है कि हमें दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ना है। सोचिए, जब आप किसी फ्रेंड या पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि वो हमेशा समझेंगे, साथ देंगे, कभी हर्ट नहीं करेंगे, तो आप अपना हैप्पीनेस कंट्रोल उन्हें दे देते हो। और जब वो आपकी सोच से अलग बिहेव करते हैं, तो आप टूट जाते हैं। लेकिन क्या वो गलत थे? शायद नहीं। शायद हमने ही अपने मन में एक वर्जन बना लिया था और फिर उस वर्जन से प्यार कर बैठे। और जब असली इंसान सामने आया तो हमें लगा धोखा हुआ है, जबकि हुआ ये कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ने हमारी रियलिटी को ब्लर कर दिया था। रितिका की स्टोरी याद आती है। उसने एक गाय को 3 साल तक प्यार किया, हर चीज़ में उसका साथ दिया, अपने ड्रीम्स भी पीछे रख दिए, बस इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन एक दिन वो गाय चला गया बिना एक्सप्लेनेशन के, और रितिका टूटी नहीं, वो बिखर गई। कई महीनों तक उसने खुद को खोया हुआ फील किया, बार बार खुद से सवाल किया, मैंने ऐसा क्या किया था कि वो चला गया। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैंने उससे ज्यादा खुद को दिया? और जवाब था नहीं। वहीं से उसकी हीलिंग शुरू हुई। जब हम दूसरों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम अपने अंदर खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारी इंटरनल एम्प्टीनेस को नहीं भर सकता। वो जगह सिर्फ हम खुद भर सकते हैं, सेल्फ लव से, सेल्फ रिस्पेक्ट से और उस अवेयरनेस से कि हम खुद भी पूरे हैं। एक ब्यूटीफुल कोट याद आती है, डोंट फॉल इन लव विथ पोटेंशियल, फॉल इन लव विद द प्रेजेंट रियलिटी। यानी किसी इंसान में जो आप देखना चाहते हैं, उस वर्जन से प्यार मत करो, बल्कि उस इंसान को वैसा ही एक्सेप्ट करो जैसा वो है। और अगर वो आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं कर रहा, तो ब्लेम करने के बजाय बाउंड्रीज बनाना सीखो,
क्योंकि हार्ट ब्रेक से ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं होता, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल भी कुछ नहीं होता अगर हम उससे सीख लें। जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ना शुरू करते हैं तो आप सच में फ्री फील करते हैं। आप रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा ओपनली देख पाते हैं। आप किसी की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, बिना डर के, बिना कंट्रोल करने की कोशिश के। और यही इमोशनल मैच्योरिटी होती है, जब आप दूसरों से ज़्यादा खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। तो अगली बार जब कोई आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैंने उनकी जगह खुद से टू मच एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया था? और याद रखना, आपकी पीस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, सोचिए आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हो और एक दोस्त की वेकेशन पिक्चर्स देखी, किसी और की प्रमोशन की पोस्ट, फिर किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप वाली रील। अचानक आपको अपनी लाइफ डल लगने लगती है, जैसे आप पीछे छूट गए हों, जैसे सबकी लाइफ में फायरवर्क्स चल रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बस एक स्लो कैंडल की तरह जल रही है। और यहीं से शुरू होती है वो साइलेंट जेलसी, वो इनविजिबल कंपैरिजन जो धीरे धीरे आपके माइंड को पॉइजन करने लगती है। लेकिन क्या सच में कंपैरिजन ज़रूरी है? क्या हम खुद को वैल्यू सिर्फ तब देंगे जब हम किसी और से बेटर दिखेंगे, जब किसी और से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, या जब हमारी स्टोरी भी सोशल मीडिया पर किसी ड्रीम लाइफ जैसी लगेगी? प्रॉब्लम ये नहीं है कि दूसरों की ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी नज़रों में खुद को तभी मानते हैं जब हम किसी और से आगे हों। पर यहाँ एक हार्श ट्रूथ है, किसी का भी सक्सेस आपकी फेलियर नहीं बनती। अगर कोई और अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी जर्नी अलग है और शायद उनकी टाइमिंग भी, वो चीज़ जो आज उनके पास है वो आपको भी मिल सकती है, लेकिन अपने समय पर। जेलसी की एक वजह यह भी होती है कि हम सिर्फ दूसरों का फाइनल रिजल्ट देखते हैं, उनका स्ट्रगल नहीं। आप बस उनकी 10 सेकंड रील देखते हैं, लेकिन वो उस स्माइल के पीछे का ब्रेकडाउन नहीं देखते। वो अकेली रातें, वो रिजेक्शंस, वो सैक्रिफाइसेस, सब इनविजिबल होते हैं। और जब हम अपनी मैसी जर्नी को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियस है कि हम खुद को कम समझने लगते हैं। पूजा की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने 4 साल लगाकर MBA किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए और फिर एक ड्रीम जॉब पाई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने एक स्टार्टअप शुरू किया और मीडिया में फीचर हो गई, उसे ऐसा फील होने लगा कि उसका खुद का अचीवमेंट छोटा है। लेकिन जब उसने फ्रेंड से बात की तब उसे पता चला उस स्टार्टअप के पीछे कितनी एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स और फेलियर्स थे। तभी उसे समझ आया, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कंपैरिजन सिर्फ आपके इनर पीस को खत्म नहीं करता, वो आपको खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी यूनिकनेस को भूल जाते हो और बस दूसरों की लाइफ की कॉपी बनने लगते हो। लेकिन आप कॉपी बनकर कभी भी अपनी ओरिजिनल चमक नहीं पा सकते। तो अगली बार जब जेलसी या कंपैरिजन का इमोशन आए तो खुद से पूछो, क्या मैं दूसरों की लाइफ को एडमायर कर सकता हूं बिना खुद को कम फील किए? और आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, बस टाइमिंग अपनी होगी। याद रखना, फूल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे सिर्फ अपने समय पर खिल उठते हैं। आप भी उसी तरह हो, एक यूनिक सोल, और आपकी ब्लूमिंग अभी बाकी है। जब खुद की आवाज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हो, कोई नया आइडिया, कोई बोल्ड स्टेप, तो सबसे पहली आवाज़ कौन सी आती है? नहीं, बाहर की नहीं। सबसे पहली जो आवाज़ आती है वो आपके अंदर से आती है। तू ये नहीं कर पाएगा। तू कौन होता है ये सोचने वाला? और यही होती है हमारी इनर क्रिटिक की आवाज़। ये एक ऐसी इंटरनल कमेंट्री होती है जो हमें हर जगह डाउट करवाती है, स्टॉप करती है और हमारी वर्थ पर क्वेश्चन उठाती है। ये आवाज़ इतनी सटल होती है कि हम पहचान भी नहीं पाते कि ये हमसे बाहर की नेगेटिविटी नहीं है, ये हमारे ही अंदर से आ रही है। और कई बार ये आवाज़ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड में मिले क्रिटिसिज्म या फिर सोसाइटी के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से जन्मी होती है। एक बार ये आवाज़ अंदर बैठ जाए तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है, ड्रीम्स को फेड कर देती है और हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम
नेवर गुड इनफ हैं। नेहा की कहानी कुछ ऐसी ही थी। एक ब्रिलियंट राइटर जिसने स्कूल में कई बार अवार्ड्स जीते थे, टीचर्स भी तारीफ करते थे। लेकिन जब उसने एक बार कॉलेज मैगजीन में स्टोरी भेजी और रिजेक्ट हो गई, तो उसके अंदर एक आवाज आई, तू तो कभी रियल राइटर बन ही नहीं सकती। बस फिर क्या? वो आवाज उसके हर नए प्रयास के साथ लाउडर होती गई और आज वो अपनी डायरी में ही लिखती है, दुनिया से छुपकर। लेकिन क्या ये सही है? क्या एक रिजेक्शन या एक फेलियर हमें डिफाइन कर सकती है? नहीं। और यही तो हमें समझना है कि उस इनर क्रिटिक की आवाज हमेशा सच नहीं होती। वो बस एक पुराने डर का एको है। और सबसे खास बात, उस आवाज को साइलेंस करने की जरूरत नहीं है, उसे कंपैशन से सुनने की जरूरत है। जब भी आपका इनर क्रिटिक बोले तू काफी नहीं है, तो एक बार रुक के सोचो, किससे कंपेयर कर रहा है ये? किसके स्टैंडर्ड्स पर मुझे परखा जा रहा है? और फिर खुद से सॉफ्टली कहो, मैं अपने जर्नी पर हूं और मैं ग्रो कर रहा हूं। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सब एक मिक्स होते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का, और यही हमें ह्यूमन बनाता है। इसलिए अपने फ्लॉज को हेट मत करो, उन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हेमिन सुनीम ब्यूटिफुली समझाते हैं कि जब हम अपने भीतर की उस हार्श आवाज़ को नोटिस करते हैं और फिर उसके ऑपोजिट एक जेंटल वॉइस क्रिएट करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने ही दोस्त बन जाते हैं। और यही सेल्फ कंपैशन है, अपने आप से उसी तरह बात करना जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो, काइंडनेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो अगली बार जब इनर क्रिटिक आपको रोके तो उसे सॉफ्टली जवाब दो, शायद तू डर से बोल रहा है, पर मैं प्यार से जवाब दूंगा। और बस इतना ही काफी होगा खुद से जुड़ने के लिए, क्योंकि याद रखना, आप पहले से ही पर्याप्त हैं, बस आप जैसे हैं, एंड दैट्स योर पावर। इमोशनल थकावट, जब अंदर से सब खाली लगता है, कभी कभी ना कोई बड़ी रीजन नहीं होती, फिर भी सब कुछ भारी भारी सा लगता है। नींद भी पूरी होती है, काम भी मैनेज हो रहा होता है, लोग भी साथ होते हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक थकावट होती है, एक अजीब सी इमोशनल हैवीनेस। और ये वो फीलिंग होती है जिसे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि कोई समझ नहीं पाता कि सब ठीक तो है, फिर प्रॉब्लम क्या है, और शायद आप खुद भी नहीं जानते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। इमोशनल एग्जॉस्शन किसी एक बड़े हादसे से नहीं आती, ये धीरे धीरे साइलेंटली एक्यूमुलेट होती है। रोज के प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अनस्पोकन इमोशंस जब माइंड में गैदर होते जाते हैं, तो एक दिन वो अंदर ही अंदर माइंड को नम बना देते हैं, जैसे एक बैटरी जो लगातार डिस्चार्ज हो रही हो और रिचार्ज का कोई टाइम ही ना मिल रहा हो। अमित एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था जिसने पिछले 3 साल से बिना ब्रेक काम किया। प्रमोशंस मिले, सैलरी बढ़ी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन अचानक एक दिन वो ऑफिस में बैठा रहा, ब्लैंक स्टेयर के साथ। ना कुछ कर पा रहा था, ना सोच पा रहा था, बस थक गया था इमोशनली। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसने सिर्फ बॉडी को नहीं, अपने इमोशंस को भी इग्नोर किया है। हम अक्सर शारीरिक दर्द को तो महत्व देते हैं, लेकिन भावनात्मक दर्द को दबा देते हैं। चल छोड़, इतना भी क्या सोचूं, कह के इमोशंस को दबा देना, या फिर मुझे स्ट्रांग बनना है कह के रोना रोक लेना, ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर एक इमोशनल बर्डन जमा करती जाती हैं। इमोशनल थकावट का सबसे पेनफुल एस्पेक्ट होता है डिस्कनेक्ट हो जाना अपने आप से। हमें नहीं पता हम क्या फील कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, या हमें किस चीज से हर्ट हो रहा है। और जब माइंड इतना हैवी हो जाता है तो इवन छोटी छोटी चीजें भी अनबेरेबल लगने लगती हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका पहला स्टेप है पॉज लेना, एक कॉन्शियस ब्रेक, जहां आप अपने थॉट्स को सुन सकें, इमोशंस को फील कर सकें बिना जजमेंट के। खुद से ये पूछना, आज मेरा दिल कैसा फील कर रहा है, और जो भी जवाब आए उसे अलाउ करना, ना छुपाना, ना दबाना। दूसरा स्टेप है इमोशनल नरिशमेंट। जैसे बॉडी को फूड चाहिए, वैसे ही माइंड को लव, काइंडनेस और रेस्ट चाहिए। वो चीज़ें करना जो आपके सोल को कंफर्ट देती हैं, चाहे वो नेचर वॉक हो, म्यूजिक सुनना हो, जर्नल लिखना हो,
या बस चुपचाप बैठकर चाय पीना हो। और सबसे ज़रूरी, किसी ट्रस्टेबल इंसान से बात करना, वो इंसान जो आपको सुने बिना सॉल्यूशंस दिए। हेमिन सुनीम बताते हैं, इमोशनल एग्जॉस्शन डजंट मीन यूर वीक, इट मीन्स यू बीन स्ट्रांग फॉर टू लॉन्ग। और सच यही है, जब आप लगातार स्ट्रांग रहने की कोशिश करते हो तो एक पॉइंट पर बॉडी और माइंड दोनों कहने लगते हैं, अब बस थोड़ा आराम चाहिए। तो अगर आज आपका मन भारी है तो खुद पर थोड़ा सा प्यार बरसाइए। हर दिन स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी टूटना भी हीलिंग का हिस्सा होता है। और याद रखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स आर नॉट द वंस हु नेवर फॉल, बट द वंस हु राइज अगेन विथ सॉफ्टनेस। फॉरगिवनेस, दूसरों को नहीं खुद को भी माफ करना सीखो। जोया एक लड़की थी जिसने कॉलेज के टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड से झगड़े में बहुत कड़वी बातें कह दी थी। वो लड़ाई छोटी थी लेकिन उसके शब्द बड़े भारी थे। सालों बीत गए, दोनों ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन जोया के अंदर गिल्ट का वो छोटा सा कांटा धीरे धीरे बहुत गहरा हो गया। वो बाहर से स्ट्रांग थी, सक्सेसफुल भी, लेकिन जब भी वो अकेले बैठती उसका मन बस यही पूछता, काश मैंने वो बात नहीं कही होती। और बस यही रिग्रेट उसे चैन से जीने नहीं देता था। फॉरगिवनेस यानी माफ करना सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन दिल से करना शायद सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। क्योंकि जब हमें कोई हर्ट करता है, हमारा ईगो उस दर्द को पकड़ कर रखता है जैसे वो हमारा कोई ट्रेजर हो। और जब हम खुद कोई गलती करते हैं तो शेम और गिल्ट हमारी स्पिरिट को धीरे धीरे जकड़ लेते हैं। हेमिन सुनीम कहते हैं, वी डोंट फॉरगिव टू मेक देम फील बेटर, वी फॉरगिव टू फील लाइटर। माफ करना कोई फेवर नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपके दिल से बोझ हटाता है, आपके अंदर पीस को वापस लाता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को माफ कर देंगे तो शायद वो सोचेंगे कि उनका किया सब ठीक था। लेकिन असल में माफ करना ये कहने जैसा होता है कि मैं तुम्हारे एक्शंस को अप्रूव नहीं करता, लेकिन मैं अब उस पेन को अपने अंदर नहीं रखूंगा। और फिर आता है सबसे डीप एस्पेक्ट, सेल्फ फॉरगिवनेस। खुद को माफ करना अपने पुराने डिसीजंस के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने पास्ट के वर्जन्स के लिए। कई लोग बाहर से तो सबको माफ कर देते हैं, लेकिन अपने अंदर खुद को कैद करके रखते हैं। हर बार जब कोई पुरानी बात याद आती है तो खुद को ही ब्लेम करते हैं। और यही वो सेल्फ पनिशमेंट है जो धीरे धीरे हमें इमोशनली पैरालाइज कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो फॉरगिवनेस नेचुरली फ्लो करने लगती है। क्योंकि लव और फॉरगिवनेस एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। आप तब तक दूसरों को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते जब तक आपने अपने आप को माफ नहीं किया हो। तो अगर आज भी आपके दिल में कोई पुराना जख्म है, कोई ऐसा इंसान है जिसे देखकर दिल भारी हो जाता है, या कोई ऐसा मोमेंट है जिसे याद करके शेम महसूस होती है, तो आज उस वेट को कॉन्शियसली रिलीज करने की कोशिश कीजिए। खुद से कहिए, मैं चूज करता हूं फ्री फील करना, मैं माफ करता हूं। और अगर वो इंसान आप खुद हैं तो मिरर में अपनी आंखों में देखिए और सॉफ्टली बोलिए, इट्स ओके, आई फॉरगिव यू, यू डिड द बेस्ट यू कुड विद व्हाट यू न्यू देन। फॉरगिवनेस कोई वन टाइम एक्ट नहीं है, ये एक जर्नी है। और हर बार जब आप पास्ट को पकड़ने की बजाय उसे जेंटली छोड़ते हैं तो आप एक स्टेप और हील कर लेते हैं। पेशेंस, हर चीज़ का अपना टाइम होता है, और जो इंतज़ार करना जानता है उसे सबसे प्यारा फल मिलता है। तान्या को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए थी। उसने 30 इंटरव्यूज़ दिए, हर बार नतीजा वही, विल गेट बैक टू यू। लेकिन कॉल कभी नहीं आया। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि उसने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया, क्या मुझ में कोई कमी है? शायद मैं कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। और फिर एक दिन जब वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी, उसे एक ड्रीम जॉब का ऑफर मिला, वो भी उस कंपनी से जहां उसने अप्लाई भी नहीं किया था। बस किसी रिक्रूटर ने उसका पुराना सीवी देखा और उससे कांटेक्ट किया। लाइफ में कई बार ऐसा होता है, हम सब कुछ अभी इसी वक्त चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर चीज़ें हमारे हिसाब से जल्दी नहीं हुई तो शायद वो कभी होंगी ही नहीं। लेकिन यूनिवर्स का अपना एक टाइमिंग होता है और वो हमेशा हमारे इम्पेशेंस से अलग चलता है। हेमिन सुनीम ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि पेशेंस का मतलब है ट्रस्टिंग द प्रोसेस। जब आप किसी सीड को ज़मीन में डालते हैं तो आप हर दिन
उसे खोद के ये नहीं देखते कि स्प्राउट आया या नहीं। आप बस पानी देते हैं, धूप मिलती है, और फिर एक दिन क्वाइटली वो बीज अंकुर बनकर निकलता है। लाइफ भी ऐसी ही होती है। कभी कभी जब आप हार्डेस्ट काम कर रहे होते हो, आपको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कुछ क्वाइटली ग्रो हो रहा होता है। आपकी रेजिलियंस, आपकी डेप्थ, आपकी क्लैरिटी। और सबसे ज़रूरी बात, पेशेंस। सिर्फ दूसरों या सिचुएशंस के लिए नहीं, अपने आप के लिए भी ज़रूरी है। हम खुद से बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। मुझे 2 हफ्ते में एंग्जाइटी खत्म करनी है, या मैं 1 महीने में कॉन्फिडेंट बन जाऊं। लेकिन ग्रोथ कभी भी लिनियर नहीं होती। कभी आप बहुत तेज बढ़ते हो, कभी बिल्कुल स्टक लगते हो, और ये नॉर्मल है। पेशेंस का मतलब है जब लाइफ ठहरी हुई लगे तब भी ब्रीथ करते रहना। जब कोई भी रास्ता क्लियर ना दिखे तब भी ट्रस्ट करना कि अगला स्टेप अपने आप सामने आएगा। सुनिम कहते हैं, एक फूल जल्दी से खिल नहीं जाता, वह बस सूरज की रोशनी प्राप्त करता है और इंतजार करता है। और यही फॉर्मूला इंसानों पर भी अप्लाई होता है। इसीलिए अगर आज आप किसी जर्नी में हैं जहां आपको रिजल्ट दिख नहीं रहा, या आप बार बार रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, तो खुद से ये मत कहिए मैं हार गया, बल्कि सॉफ्टली बोलिए, शायद ये समय मुझे और स्ट्रांग बना रहा है, शायद कुछ और गहराई दे रहा है। क्योंकि पेशेंस कोई पैसिव थिंग नहीं है, ये एक डीप इनर स्ट्रेंथ है। ये वो शांति है जो स्टॉर्म के बीच भी आपको ग्राउंडेड रखती है। बहुत बढ़िया। अब हम आ चुके हैं इस ऑडियो बुक के सबसे सोलफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर में, जहां बात होगी उस शांति की जिसे हम सब अपने दिल के किसी कोने में ढूंढते हैं और कई बार बाहर की भीड़ में खो देते हैं। इनर पीस बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा है असली सुकून की। शिवम एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट मैनेजर था। सब कुछ था उसके पास, कार, हाउस, अच्छा सैलरी पैकेज और सोशल रिस्पेक्ट। लेकिन फिर भी रात को जब वो सोने जाता तो अक्सर उसे एक खालीपन महसूस होता, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है। उसे लगता कि शायद कुछ नया खरीद लूं, वेकेशन पर चला जाऊं या जॉब बदल दूं, शायद तब माइंड शांत हो जाएगा। लेकिन टेम्पररी हैप्पीनेस के बाद वो फीलिंग फिर लौट आती, और तब किसी ने उसे एक छोटी सी बात कही, तू हर आंसर बाहर ढूंढ रहा है, पर शायद सवाल अंदर है। इनर पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी गोल के मिलने से आती है। ये वो स्पेस है जहां आप खुद से कनेक्टेड होते हो, बिना किसी कंडीशन के। सुनिम कहते हैं, जब हम कॉन्स्टेंटली दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन और परफॉर्मेंस के पीछे भागते हैं तो हमारा माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है। लेकिन जब हम मोमेंट में रहना सीखते हैं, खुद को फुली एक्सेप्ट करना सीखते हैं, वहीं से शुरू होती है सच्ची शांति। इनर पीस का मतलब है खुद के साथ टाइम बिताना, खुद की थॉट्स को जज किए बिना ऑब्जर्व करना, और उन फीलिंग्स को फील करना जिन्हें हम अक्सर अवॉइड करते हैं। बहुत बार हम सैड या एंग्शियस होते हैं तो मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं या किसी और डिस्ट्रैक्शन में लग जाते हैं। लेकिन जितना हम अपनी इमोशन से भागते हैं, उतनी ही वो स्ट्रांग बनती हैं। शांति तब आती है जब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं, जजमेंट के बिना, प्रेशर के बिना। और इसके लिए कोई बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। बस दिन में 10 मिनट खुद के साथ बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, हाउ एम आई फीलिंग टुडे। कोई आंसर आए या ना आए, बस उस सवाल को रोज पूछते रहिए। सुनिम ब्यूटिफुली कहते हैं, पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द स्टिलनेस यू कैरी विद इन यू इवन व्हेन देयर इज chaos आउटसाइड। यानी बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर अंदर से आप ग्राउंडेड हो तो कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़, जब आप खुद के साथ शांत होते हैं तब आपके आसपास की दुनिया भी वैसी ही लगने लगती है। आप दूसरों को आसानी से माफ़ कर पाते हो, छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होते, और ज़िंदगी के हर मोमेंट को डीपली फील करने लगते हो। इनर पीस का मतलब यह नहीं कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स के बीच भी आपका दिल शांत रहेगा, आपका माइंड सेंटर्ड रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज आपको लगता है कि आप अंदर से रेस्टलेस हैं, कंफ्यूज्ड हैं या लॉस्ट हैं, तो सबसे पहले खुद के साथ कनेक्शन बनाइए। थोड़ा अकेले बैठिए, नेचर में जाइए, कुछ ऐसा करिए जो आपको इनर जॉय दे,
और सबसे ज़रूरी, खुद से प्यार करना सीखिए, अनकंडीशनली। क्योंकि जैसा सुनीम लिखते हैं, सबसे शांत व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास कोई तूफान नहीं है, बल्कि वह है जो तूफान उसकी आत्मा को छू नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूबल लगी हो तो बुक बाइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन दिनों कुछ हैवी फील कर रहे हैं, और कमेंट करके हमें बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।